हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने हिस्ट्री ऑप्शनल सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें हमने एंशिएंट इंडिया और मॉडर्न इंडिया को कवर कराने की बात की है। ये पूरी तरीके से एक निःशुल्क इनिशिएटिव है। हालांकि हमारे जितने भी इनिशिएटिव हैं वो सारे के सारे निःशुल्क हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि वास्तव में इतिहास क्या होता है और इतिहास का पूरा कालक्रम क्या है। हम अपने लगभग 2 से 3 पार्ट में इतिहास के पूरे कालक्रम को समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आपके अंदर एक अप्रोच बन सके इतिहास के पढ़ने को लेकर। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कई बार होता क्या है कि इतिहास को लेकर हर अभ्यर्थी के मन में एक डाउट होता है कि आखिरकार इतिहास की शुरुआत कब से हुई और इतिहास लेखन की शुरुआत कब से हुई और वर्तमान संदर्भ तक आते आते हमने किन किन घटनाओं का सामना किया। ये बात अलग है कि जब कोई अभ्यर्थी इतिहास की पुस्तक को पढ़ता है या जब कोई अभ्यर्थी इतिहास की नॉलेज सामान्य तौर पर लेने की कोशिश करता है तो उसे कुछ एक घटनाएं मिल जाती हैं, लेकिन उन घटनाओं का विकास कैसे हुआ या उन घटनाओं के विकास क्रम कैसे था, कैसे कोई संस्कृति सभ्यता में तब्दील हो गई, कैसे कोई राज्य एक साम्राज्य में तब्दील हो गया, कैसे कोई जनपद में बदल गया या कैसे कोई जनपद महाजनपद में बदल गया। ऐसे कालक्रम को जब तक आप नहीं समझ पाएंगे, जब तक पूरी एक कहानी को नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप वास्तव में उस विषय की गहनता को नहीं समझ सकते। तो इसीलिए हमने कोशिश ये की है कि हम आपको अपने लगभग 3 पार्ट्स में ये बताएंगे कि वास्तव में एंशेंट इंडिया का विकास का चरण क्या था, वास्तव में मध्यकालीन भारत के संदर्भ में वो कौन सी घटनाएं थीं, वास्तव में आधुनिक भारत के अंतर्गत हमें किन किन घटनाओं का अध्ययन करना पड़ता है और उनके विकास का क्या क्रम था। जब हम ये तीनों पार्ट्स आपको कंप्लीट करा देंगे, अर्थात हम अपने पहले इस पार्ट में आपको एंशेंट इंडिया की एक पूरी समरी प्रोवाइड कराएंगे, दूसरे पार्ट में हम आपको मेडिवल इंडिया की पूरी समरी प्रोवाइड कराएंगे और अपने अंतिम पार्ट में हम आपको मॉडर्न इंडिया की पूरी समरी प्रोवाइड कराएंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर वर्ल्ड हिस्ट्री को क्यों नहीं, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री इन तीनों से अलग है और उसको जब हम पढ़ेंगे तो उसकी हम आपको एक अलग समरी अपने 1 अप्रैल के लेक्चर से वहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। क्लियर? तो हम क्या करते हैं कि वास्तव में ये समझते हैं कि इतिहास होता क्या है, उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया और उसको पढ़ने का क्या प्रारूप होना चाहिए या किस तरीके से हम इतिहास को कैटेगराइज कर देते हैं घटना के आधार पर। और अगर आपने ये समझ लिया तो क्या होगा कि आपके चंद 2 से 3 मिनट में पूरा का पूरा इतिहास का एक कालखंड घूम जाएगा। अर्थात आपसे अगर किसी ने ये पूछा कि आप ये बताइए कि अशोक पहले आया था या फिर कनिष्क, तो आप बता सकते हो। आपसे अगर कोई ये पूछेगा कि चोल साम्राज्य पहले आया था या फिर विजयनगर साम्राज्य, तो आप बता सकते हो। समझ गए? और इससे ये भी रहेगा कि अच्छा, इतिहास के अंतर्गत हमें ये सब पढ़ना पड़ता है, अच्छा इतिहास का विकास क्रम ऐसे होता है। तो ये हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे। अब आप लोगों के मन में एक ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि सर इसके बताने से क्या फ़ायदा होगा। तो इसके बताने से जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो होगा आपके अंदर एक समझ डेवलप होगी। अब आप कहेंगे सर इससे समझ का क्या संबंध। तो आप में से जिन लोगों ने ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर को पढ़े होंगे या फिर ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी कैसे कराई जाती है उसके प्रोसेस को अगर आपने देखा होगा, तो वहाँ पे एक प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में रहता है। उसका नाम है हुकिंग टैग सिस्टम। हुकिंग टैग सिस्टम वास्तव में इसको आप ऐसे समझा करो कि जैसे आप किसी कंपनी में जाते हो या आप अपने घर में फ्रिज में आइसक्रीम जमाते हो, तो जो आइस जमाने की जो ट्रे है उसमें क्या होता है, पहले से ही उसमें कई सारे सांचे बने होते हैं। अर्थात क्यूब्स के वो सांचे ऑलरेडी उसमें बने होते हैं और आप उसमें तरल पदार्थ अर्थात पानी डाल देते हो, तो उसी सेप के अनुरूप वो निकल आते हैं। सेब के अनुरूप निकलने का मतलब क्या है कि पहले से उसमें सेब बना है कि किस सेब के आपको क्यूब्स चाहिए। तो उसी तरीके से जब हम आपको पढ़ाएंगे तो हम आपको पहले एक फ्रेम दे दे रहे हैं, अर्थात एक पूरी सेप दे दे रहे हैं कि इतनी सेप के अंतर्गत
हम एंसेंट इंडिया को पढ़ेंगे और इतनी सेप के अंतर्गत हम इन घटनाओं के विकास क्रम को समझेंगे। क्लियर? अगर आप ये समझ गए तो आपको काफ़ी सहजता लगेगी और आपको इतिहास तथ्यों का पुलिंदा न लगकर कथाओं का एक संकलन लगने लगेगा। क्लियर? और जब ये कथाओं का संकलन बन जाता है तो आपको इसमें काफ़ी रुचि होने लगती है, आप समझने लगते हो अपने आप को उसके समक्ष रख कर। अर्थात जब आप पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि आप किसी न किसी नायक या नायिका की भूमिका में या उस युग में आप उन लोगों से संवाद कर रहे हो। जब हम आपको महात्मा बुद्ध की कहानी बताएंगे, जब हम आपको अशोक के धम्म की प्रासंगिकता बताएंगे, तब आपको ये एहसास हो जाएगा कि अच्छा, हम वहाँ अगर होते तो हम क्या करते। क्लियर? तो इन सारे विकल्पों को या इन सारे प्रश्नों की समझ के लिए हम आपको हुकिंग टैग सिस्टम से गुजारेंगे। और ये हुकिंग टैग सिस्टम न केवल हम अपनी हिस्ट्री ऑप्शनल में इम्प्लीमेंट करेंगे, बल्कि हम जब अपनी लेट्स क्रैक प्रीलिम की सीरीज शुरू करेंगे 2000 टॉपिक की, तो वहाँ पर भी करेंगे। साथ ही हम करंट अफेयर्स की जब सीरीज शुरू करेंगे तो वहाँ पर भी इसे करेंगे। क्योंकि ये क्या करती है, आपके मन मस्तिष्क में एक इमेज क्रिएट कर देती है। जैसे सपोज कीजिए, मैं आपको जब मैपिंग भेजता हूँ तो वहाँ पे मैंने आपको एक मैप भेजा साहिल क्षेत्र का, और फिर मैंने आपसे अगले 2 दिन बाद उस पर एक प्रश्न पूछ लिया। तो आप में से अधिकांश लोगों ने उस प्रश्न को ऐसे सॉल्व किया होगा जब आपने मैप देखा, अर्थात आपने मैप देख लिया, वो आपके अंदर हुक हो गया और आपने जब प्रश्न को देखा तो उसको आपने टैग कर दिया। समझ गए? इसी का मतलब है हुकिंग टैग। अर्थात हम आपको जब ये बता देंगे कि अच्छा, महात्मा बुद्ध इस तरीके से आए, ठीक, और हम आपको जब प्रीवियस में हड़प्पा सभ्यता पढ़ा रहे होंगे और वैदिक कर्मकांडों के जटिलताओं के बारे में बता रहे होंगे, तो आप पहले से ही इमेजिन कर लोगे कि अच्छा, वैदिक कर्मकांड का विरोध करने के लिए ही तो आगे बुद्ध साहब आए थे। अच्छा, बुद्ध साहब के बाद जैन धर्म भी आया था। अच्छा, जैनों ने ये प्रासंगिकता अपनाई। अच्छा, इनमें मौर्य काल में थोड़ी कमी हो गई, इसीलिए मौर्योत्तर काल में फिर से ब्राह्मण धर्म की धारा उभरने लगी। अर्थात आप पहले से ही इमेजिन कर लोगे। होता क्या है कि जब आप किसी फिल्म को देखते हो तो दो तरीके की फिल्में होती हैं। एक तो अगर उस फिल्म की कोई छोटी सी स्टोरी आपको बता दे कि इस फिल्म में ये घटनाएं आएंगी, इसीलिए तो ट्रेलर आपको दिखाया जाता है। आप ट्रेलर देख के पूरी फिल्म देखने के लिए उत्सुक क्यों होते हो? क्योंकि आप उस घटना की छानबीन करने लगते हो। जब हम आपको यहाँ पे बता देंगे कि कनिष्क ने किस प्रकार गांधार कला को प्रमोट किया और गांधार को ही क्यों किया, तो आपके मन में एक जिज्ञासा बनी रहेगी कि मास्टर, जब आप पढ़ाना ना, तो हमें बता देना कि गांधार उसने ही क्यों अपनाई, किसी और कला को वो क्यों नहीं प्रमोट कर पाया, ज्योग्राफिकल रीजन की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका थी उसकी इस मूर्ति कला के निर्माण में। तब आपको ये लगेगा कि अच्छा, हमें अभी कनिष्क पढ़ना है। और जब आपके मन में वो एक उत्सुकता बन जाती है, तब आपको उस टेस्ट का मज़ा आता है। जैसे आप एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि मान लीजिए जब आपको कस के भूख लगती है, मतलब ज़बरदस्त तरीके वाली, तो आपको वो सूखी जली रोटियां भी काफ़ी स्वादिष्ट लगती हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने पेट को पूरी तरीके से खाली कर लिया होता है, और जब खाली कर लेते हो फिर उसमें अगर रोटी का एक तिनका भी जाता है तो वो आपको अमृत के समान लगता है। तो वही चीज़ हम आपके साथ करेंगे। क्लियर? तो हमारी आप पूरी बात समझ चुके। चलिए, अब हम देखते हैं कि इतिहास का वर्गीकरण कैसे करते हैं। वास्तव में इतिहास को हम 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। जैसा कि आप नाम से ही जानते हो कि एक है प्राचीन भारत, एक है मध्यकालीन भारत, और एक है कौन सा, आधुनिक भारत। क्लियर? मध्यकालीन भारत या आधुनिक भारत या प्राचीन भारत को डिवाइड करना कोई अर्थेंटिक नहीं है। अर्थात किसी युग पुरुष ने या किसी महान देवात्मा ने इसको विभाजित नहीं किया। ये मानव के द्वारा की गई एक संकल्पना है। अर्थात मानव ने अपनी सुविधा के अनुरूप इतिहास का अध्ययन करने के लिए कई पार्ट्स बनाए। जैसे हम आपको जब हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम अपने एक ही वीडियो में पूरी हिस्ट्री पढ़ा देंगे। हम आपको पार्ट बाय पार्ट पढ़ाएंगे। कभी आपको मौर्य का पार्ट पढ़ाएंगे
तो कभी हम आपको हड़प्पा पढ़ाएंगे तो कभी हम मौर्योत्तर पढ़ाएंगे या फिर गुप्त पढ़ाएंगे। तो इससे क्या होगा कि उस कैटेगरी के बेस पे आप कह सकते हो कि हाँ मास्टर, आपने एंसेंट इंडिया में हमें 100 वीडियो कवर कराए। क्लियर। तो उसी तरीके से इतिहास का अध्ययन करने के लिए इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में बांट दिया। अब इन 3 भागों को बांटने के लिए उन्होंने मेजर चेंजेस की डेट को अपनाया। मेजर चेंजेस की डेट का मतलब क्या कि एंसेंट इंडिया की तो शुरुआत 10 लाख से पूर्व से होती है, अर्थात 10 लाख बीसी से लेकर 1200 के पहले तक, 1200 क्या एडी यानी कि 1192 तक। क्यों? क्योंकि 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की नींव पड़ने लगती है। समझ गए? अर्थात पुराने शासन की व्यवस्था जब बदलती है तो नया शासन आता है और उसी नए शासन को कह दिया जाता है यह मध्यकाल है। अर्थात एक बहुत बड़ा कोई काल था, उस काल में हमने 3 काल बना दिए। एक काल हमने बना दिया कौन सा? एंशियंट इंडिया। दूसरा काल हमने बना दिया मेडिवल इंडिया। और तीसरा हमने बना दिया आधुनिक। आधुनिक ये वर्ड क्यों आया? क्योंकि उस समय अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने कहा कि हम जब से शासन शुरू कर रहे हैं तो ये आधुनिकता का दौर है, अर्थात हमारे अंदर मॉडर्नाइजेशन है। हम आधुनिकता के उस दीप को लेकर भारत जैसी अंधकार वाली भूमि पर आए हैं। क्यों? क्योंकि भारत में पहले से मध्यकाल में काफ़ी अंधेरा था। समझ गए? बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इन शब्दों में भी प्रश्न है तो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, बस आपको समझाने के लिए हम इनके कालखंड का ब्यौरा दे रहे हैं। क्लियर। फिर उस चीज को काउंटर करते हुए मध्यकाल वालों ने कहा कि पुरानी प्राचीन परंपरा को हम त्याग कर अब इस्लाम के नए धर्म को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अर्थात इन्होंने भी धर्म के आधार पर डिवीज़न किया और इन्होंने भी धर्म के आधार पर डिवीज़न किया। कई सारे लोग ये मानते हैं कि एंशियंट इंडिया वास्तव में हिंदू धर्म था, मेडिवल इंडिया वास्तव में मुस्लिम धर्म था और मॉडर्न इंडिया वास्तव में क्रिश्चियनिटी था, अर्थात ईसाई धर्म था। क्लियर। तो आप ऐसे इस डिवाइडेंस को समझ सकते हो। फिर बात आती है विश्व इतिहास की। जब हम विश्व इतिहास को पढ़ेंगे तो वो अलग से है, उसमें भी ऐसे ही काल विभाजन है, लेकिन वो काल विभाजन ऐसे नहीं है कि प्राचीन भारत की यही डेट थी। उनका क्या है? उनका एंशियंट जो है वर्ल्ड वो है 700 से। एंशियंट के बाद 13 के बाद जब उनका आता है तो मेडवल आता है। फिर उन्होंने आधुनिकता की बात की, कैसे वहाँ पे जो रोमन एम्परर था उसकी व्यवस्था कैसी थी, फिर कैसे चर्च का डोमिनेंस बढ़ा, चर्च की डोमिनेंस को किस तरीके से पुनर्जागरण ने काउंटर किया, वो हम वहाँ पढ़ेंगे। तो इसीलिए वहाँ के कालखंड को हमने वास्तव में 1300 एडी से 1992 एडी तक डिवाइड किया। 1300 एडी क्यों? क्योंकि उसके पहले की हिस्ट्री हमें नहीं पढ़नी है। अर्थात हमें विश्व इतिहास के प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास को नहीं पढ़ना, हमें अपने देश का प्राचीन और मध्यकालीन पढ़ना है, विश्व का नहीं पढ़ना। लेकिन जब हम आपको विश्व इतिहास पढ़ाएंगे तो उसकी एक संक्षेप जानकारी जरूर देंगे, क्योंकि बिना उस संक्षेप जानकारी के, बिना उस सामंतवादी व्यवस्था के, बिना उस रोम और चर्च के पोप के बढ़ते प्रभाव के आप पुनर्जागरण और प्रबोधन को नहीं समझ सकते। क्लियर। 1992 हमने डेट क्यों रखी? क्योंकि 1992 में आपको पता है कि रसिया का विभाजन हो गया या रसिया कई स्वतंत्र भागों में टूट गया। क्लियर। जिससे शीत युद्ध की समाप्ति हो गई और कहा गया कि विश्व इतिहास वहाँ से खत्म हो गया। क्लियर। अब हम बात करते हैं कालक्रम के अनुरूप। जब हम कालक्रम के अनुरूप की बात करेंगे तो हम पूरी हिस्ट्री को आज कालक्रम के अनुरूप ही देखेंगे। जैसे एंसेंट इंडिया की जब हम बात करते हैं तो ये 10 लाख बीसी से 1200 एडी तक माना जाता है। क्लियर। मध्यकाल की जब हम बात करते हैं तो 1200 एडी से 1707 एडी तक माना जाता है। जब हम आधुनिक भारत की बात करते हैं तो 1707 एडी से 1947 एडी तक माना जाता है। अब आप में से कई सारे लोगों के मन में पहले से ये द्वंद्व होगा कि मास्टर ये एडी और बीसी का क्या मतलब होता है। तो देखिए, एडी का क्या मतलब है और बीसी का क्या मतलब है, ये आप ऐसे समझ सकते हो। सपोज कीजिए ये एक लाइन है। क्लियर। इस लाइन में हमने क्या किया, बीच में यहाँ पे शून्य बना दिया।
इस शून्य को अंग्रेज कहते हैं ये ईसा मसीह का जन्म है। क्लियर। ईसा मसीह के जन्म से आगे की जितनी भी घटनाएं हैं यहाँ की, क्लियर, वो सब कहलाएंगी क्या, एडी। इनका कहना है ईसा मसीह के पहले की जितनी घटनाएं हैं उनको हम क्या कहेंगे, बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, है ना। समझ गए ना कि ईसा के पहले की घटनाएं। और एडोन ऐसे ही कुछ कहते हैं, एडोन डेट ऐसे कुछ नाम आता है, खैर हमें उस चीज़ को नहीं देखना है। कई बार इसी एडी को सीई देते हैं, यानी कि अर्ली क्राइस्ट। क्लियर। तो आप इस तरीके से देख सकते हो। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ये समझना है कि आखिरकार बीसी से एडी तक कैसे आया जाता है। तो आप में से कई सारे लोगों ने जब मैथमेटिक्स पढ़ी होंगी तो वहाँ पर संख्या पद्धति नाम का एक टॉपिक आता है। उस संख्या पद्धति में आपको ऐसे नंबर सिस्टम मिलते हैं और आपको यहाँ पे कई सारी इस रेखा में, संख्या रेखा में नंबर्स लिखे होते हैं। आपको पता है बीच में क्या होता है, जीरो। इस तरफ जितने भी होंगे दाईं ओर वो प्लस में होंगे, +1 +2 +3 +4। समझ गए। इस तरफ जितने होंगे वो -1 -2 -3 -4 और -5। क्लियर। इसमें इतिहास हमें कैसे समझना है, इसमें इतिहास ऐसे समझना है, ये जो 5 है ये क्या होगा, बीसी होगा। तो अगर हम आपसे ये कहें कि 5 बीसी से 2 बीसी तक, क्लियर, तो आप बताइए इधर को आना है ना, हमें हमें किधर आना है, करंट अफेयर्स में, या हमें आधुनिक भारत की ओर आना है। तो हम इधर से ही तो चलेंगे। जब हम इधर से चलेंगे तो यानी कि साम्राज्य की कोई डेट अगर हमने मान ली कि वो 500 बीसी है, तो वो कम होते होते कहाँ आएगी, 300 पे आएगी, 200 पे आएगी, एक एडी पे आएगी। लेकिन जब हम एक एडी पे आ जाएंगे या दो बीसी पे आ सॉरी जब हम एक बीसी पे आ जाएंगे या दो बीसी पे आ जाएंगे, तो दो बीसी से जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, दो एडी आएगा। कभी आप देखते होंगे कि 300 बीसी से लेकर 200 एडी तक की घटनाएं बताइए। तो इसका क्या मतलब होता है कि 300 का मतलब तीन तो ये हो गए और दो ये हो गए, अर्थात 500 वर्षों का आपको इतिहास बताना होता है। समझ गए। अब कभी भी आपके सामने अगर आ जाए कि 300 बीसी से 200 एडी, तो आप फटाक से समझ जाओगे, अच्छा तीन आएगा, फिर दो आएगा, फिर एक आएगा, फिर जीरो आएगा, फिर एक आएगा, फिर दो आएगा। क्लियर। अर्थात ये कितने साल का पूछ रहा है, 3 2 5 वर्षों का हमसे इतिहास पूछ रहा है। समझ गए। चलिए, इतनी बातें आप जब समझ गए, तब बात आती है कि क्या आधुनिक भारत के बाद भी कोई भारत था। तो हाँ, आधुनिक भारत के बाद भी ये माना जाता है 1947 से 64 तक का जो भारत था वो आज़ादी के बाद का भारत था। 1964 से जो 92 तक का भारत था वो आत्मनिर्भर भारत था, अर्थात भारत ने फसल उत्पादन या हरित क्रांति के माध्यम से आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली। 1992 से 2000 तक का जो भारत था वो बहुध्रुवी भारत था। बहुध्रुवी का मतलब आपको पता है कि हमारे यहाँ एलपीजी रिफॉर्म आते हैं तो हम कई सारी संस्थाओं से जुड़ जाते हैं। समझ गए। फिर अब जो बना, अर्थात 2000 के बाद से जो भारत चल रहा है वो है एक नया भारत, या कह सकते हो एक 21वीं सदी का भारत। क्लियर। तो आपने इस तरीके से 10 लाख वर्ष से लेकर अभी तक के कालखंड को देख लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें एक एक कालखंड को काफ़ी डिटेल में देखेंगे, अर्थात 10 लाख वर्ष से लेकर 1200 एडी तक हम कैसे पहुँचे, वो कौन सी घटनाएं हुई और उन घटनाओं ने किस तरीके से हमारे समाज, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म और हमारी राजनीति को बदल दिया। कैसे उन्होंने एक छोटे से कबीले से एक जन का निर्माण किया और उस जन से कैसे जनपद बन गया और उस जनपद ने कैसे महाजनपद बनकर एक नए साम्राज्य की नींव रखी। क्लियर। कैसे उसने साम्राज्य विस्तार को बढ़ावा दिया, उसके पीछे के कौन से रीजन थे, इसकी एक हम कथानात्मक रूप में कहानी देखेंगे। क्लियर। और ये कहानी आपको इतनी उत्सुकता व्यक्त करेगी कि आप अपने आप एंसेंट इंडिया के लिए लेकर काफ़ी सहज महसूस करेंगे। क्लियर। तो देखते हैं हम उसी कहानी को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास ये हमारा टॉपिक है। क्लियर। जब हम प्राचीन भारत को पढ़ते हैं तो वास्तव में इसको भी हम मोटे तौर पर 3 कालखंडों में विभाजित कर देते हैं।
आपको लगा होगा अरे सर अभी तो आपने बताया कि हिस्ट्री को हमने 3 कालखंडों में विभाजित किया, तो हमने उस हिस्ट्री में भी जो एंशेंट इंडिया थी उस एंशेंट इंडिया को भी हमने 3 कालखंडों में विभाजित कर दिया। क्लियर। अब ये 3 कालखंड कौन है? एक कालखंड है प्रागैतिहासिक काल। क्लियर। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। इसका क्या मतलब है? इसका सामान्य सा मतलब बिल्कुल वैसे ही है जैसे इतिहास को हमने बांटा ना, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। आप यहाँ पे संधि विच्छेद करो, प्रागैतिहासिक को यहाँ पे प्रैगे हटा दो, आद्य हटा दो। क्लियर। अब आप समझ सकते हो ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है, इतिहास। इस इतिहास को हमने बांटा, अर्थात इतिहास के पहले का इतिहास हुआ प्राक इतिहास, इतिहास के बीच का इतिहास हुआ आद्य, आद्य का मतलब होता है मध्य। क्लियर। और ऐतिहासिक का मतलब होता है स्वयं इतिहास, अर्थात जब से इतिहास लिखा जाने लगा। क्लियर। इतिहास लिखने के पहले का जो काल हुआ प्रागैतिहासिक, इतिहास लिखने के थोड़ा सा पहले का काल हुआ आदि ऐतिहासिक, और इतिहास जब से लिखने की शुरुआत हुई तब से वो हो गया ऐतिहासिक। क्लियर। अब हम ये देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है और ऐतिहासिक काल क्या होता है। जब आप प्रागैतिहासिक काल पढ़ते हो तो उसे भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। आप सोचोगे सर ये 3 नंबर का क्या चक्कर है, आप कह रहे हो कि हम 3 वीडियो भी बनाएंगे, आप कह रहे हो कि इतिहास के भी 3 पार्ट हैं, आप कह रहे हो कि जो एंसेंट इंडिया है उसके भी 3 पार्ट हैं, फिर भी आप नहीं माने तो आप कह रहे हो कि प्रागैतिहासिक के भी 3 पार्ट हैं। तो बात यह है कि ये 3 सब मिलके 12 बनाते हैं। क्लियर। तो इसीलिए हम इतिहास का 12 बजाने वाले हैं, इसीलिए हमने हर चीज़ को 3 में डिवाइड कर दिया। क्लियर। तो देखते हैं कि 3 पार्ट कौन से हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का क्या मतलब? पूरा पाषाण काल का मतलब है कि पत्थर के प्रयोग के पहले का काल, अर्थात वो काल जिसमें मानव पत्थर का प्रयोग करने की शुरुआत भी नहीं की थी, उससे पहले का। मध्य पाषाण काल वो काल जिसमें मनुष्य ने पत्थर के उपयोग की शुरुआत तो कर दी थी लेकिन उतनी परिपक्व अवस्था में नहीं। तीसरा है नवपाषाण काल, पत्थर का उपयोग भी करने लगा था और अपने लिए उन पत्थरों के माध्यम से बस्तियां और नगरों का, या आप कह सकते हो बस्तियां और ग्रामों का निर्माण भी करने लगा था। क्लियर। तो इस तरीके से आप सामान्य रूप से समझे कि पूरा पाषाण का क्या मतलब। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, पूरा का मतलब पहले। क्लियर। यानी कि जहाँ पर पत्थरों का उपयोग होता था उनको भी हमने 3 कालखंडों के आधार पर बांट दिया। समझ गए इतनी बात? चलिए अब हम इनका डिटेल हम पढ़ेंगे, मतलब अभी तो हम आपको बेसिक नॉलेज दे रहे हैं ना, तो बिल्कुल भी चिंतित मत होना, डिटेल हम इसका ऑलरेडी एक एक टॉपिक को डिटेल पढ़ेंगे। पूरा पाषाण काल क्या था, उसकी सभ्यता, संस्कृत, समाज। अभी आपको पता है हम आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं ताकि आपके अंदर हाँ एक ये रहे कि पूरा पाषाण जब सुनो तो आपको ये ना लगे कि ये भाई कौन है। समझ गए। फिर आता है कि जब हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ते हैं तो वास्तव में प्रागैतिहासिक काल इसे नाम क्यों दिया गया? इसे नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस काल का पूरा इतिहास पुरातात्विक साधनों पर ही निर्भर है, अर्थात यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिलता, अर्थात कोई लिटरेचर नहीं मिलता, कोई लेखन कला नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती लेखन कला या क्यों नहीं मिलता कोई लिटरेचर? क्योंकि यहाँ का जो मानव था वो असभ्य था। असभ्य का मतलब क्या होता है? देखो आपको हर जगह ये वर्ड मिलेगा सभ्य और असभ्य, अर्थात सिविलाइज या अनसिविलाइज। सिविलाइज का मतलब होता है कि वो व्यक्ति लिखना पढ़ना जानता है। सिविलाइज की आधुनिक परिभाषा यही हो जाती है कि उस व्यक्ति को लिखना पढ़ना बोलने की शैली पता है। बोलने का मतलब किसी शब्दों का उच्चारण करने की। लेकिन उस समय के मानव के अंदर बोलने की शैली नहीं थी, असभ्य था। आप एक तरीके से आजकल के कुछ जानवरों को ले सकते हो, वो हमारी नज़र में असभ्य तो होते हैं, अर्थात गैया माता अगर नहीं बोल पा रही हैं, वो भले आपसे रोज़ बो बो करके बोले कि भाई मेरे को खाना दो आके, मुझे चारा दो आके, या मेरे बच्चे को दूध तो पिला दो, लेकिन आप नहीं समझ पाते हो। आप समझते अरे ये तो जानवर है, ये तो असभ्य है, इसको क्या पता इसके अंदर कहाँ से फीलिंग होगी। समझ गए। लेकिन वो वास्तव में वो उसकी लैंग्वेज है। तो हम अपनी अनुरूप जो हमें नहीं समझ पाता
हम उसे असभ्य कह देते हैं। और आजकल आप देखते हो कि लोगों के अंदर ये टेंडेंसी भी है, जो उनकी फीलिंग्स को, जो उनकी भावनाओं को ना समझे, वो सामने वाला हर एक पर्सन मूर्ख है। क्लियर? तो वही चीज़ था उस समय इतिहास के बारे में लेखन करने वालों को लेकर। क्लियर? कि वो लिखना भाई साहब नहीं जानते थे, तो इसीलिए वो असभ्य थे और बर्बर थे। समझ गए? चलिए, आप समझ गए कि प्रागैतिहासिक काल का अगर आपसे कोई एक लाइन में फीचर पूछे कि मूल फीचर क्या था, तो आप कहोगे साहब वहाँ के जो लोग थे वो बेसिकली पुरातात्विक साधनों पर या पुरातात्विक अवशेषों पर उनका इतिहास निर्भर है। दूसरी बात, उनके अंदर लेखन कला की कोई शैली का डेवलपमेंट नहीं था, जिसका कारण था कि वो असभ्य और बर्बर थे। क्लियर? इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं देखना। फिर आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल का क्या मतलब है? आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब है कि वो इतिहास जहाँ पर साहित्य भी है और पुरातत्व भी है, अर्थात दोनों प्रकार के साधन हैं उस इतिहास को जानने के लिए, लेकिन उन साहित्य लिपियों को नहीं पढ़ा जा सका। अर्थात जो साहित्य का जो लेखन है उसे हम पढ़ नहीं पाए। लिखावट तो है, लेखन कला भी वो जानते थे, लेकिन हम इतने असभ्य हैं या हम इतने नॉन फ्रिक्वेंट इंसान हैं जो हम उनकी लिखी गई बातों को नहीं समझ पाए। और इस काल को हमने कह दिया आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें हम हड़प्पा काल को रखते हैं और वैदिक संस्कृति को रखते हैं। आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर वैदिक संस्कृत को क्यों आप रख दे रहे हो? क्योंकि वैदिक संस्कृत में आप देखते हो कि ऋग्वैदिक हैं, उत्तर वैदिक हैं, सब है। या आप देखते हो ऋग्वेद ग्रंथ है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, फिर भी आप इसे क्यों रख रहे हो? तो इसे मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए इन वैदिक ग्रंथों का जो संकलन हुआ था वो वैदिक काल में नहीं हुआ था, बल्कि इनका जो संकलन हुआ था वो बाद के कालों में हुआ था। क्यों? क्योंकि आप ये जानते हो कि जो वेद थे वो वास्तव में श्रुति परंपरा पर आधारित थे, अर्थात उन्हें सुनकर एक दूसरे को बताकर ऐसे ही ज्ञान का संकलन किया जाता था। कारण उस समय ना तो लेखन कला के हमारे पास इतने सारे प्रमाण थे या हमारे पास लेखन कला के उतने साधन नहीं थे। तो लोग ये सोचते थे कि लेखन कला करने में दिक्कत है। दिक्कत इसलिए भी लोगों को लगती थी क्योंकि पुस्तक अगर लिख दी गई तो फिर उसमें नाम कौन लिखेगा, और जो पुस्तक लिखी गई तो वो फिर ईश्वरी पुस्तक नहीं हुई। ऐसे क्या होता था, लोग एक दूसरे को अपने ज्ञान के माध्यम से बताते थे, तो सुनने वाले को लगता था कि ईश्वर ने इसको जन्मजात ऐसा भेजा है। अर्थात ईश्वर के विश्वास को अटल बनाने के लिए पुस्तकी लेखन उस समय नहीं हुआ। क्लियर? और आप देखोगे कि जब पुस्तकी लेखन की शुरुआत हुई तो आर्यभट्ट ने पहली पुस्तक लिखी थी जिसमें अपना उन्होंने नाम लिखा था। नहीं तो इससे पहले किसी भी पुस्तक में कोई लेखक अपना नाम लिखकर नहीं डालता था। सब ये मानते थे ये भगवान की कृपा है। क्लियर? जब हमने ये देख लिया और एक और बात है कि जो वैदिक संस्कृत की व्याकरण है वो काफ़ी जटिल थी। क्लियर? हालांकि अब हम धीरे धीरे उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी उसमें समय लगेगा। समझ गए? फिर बात आती है ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल में वास्तव में लिखित साधन भी उपलब्ध हैं, ऐतिहासिक स्रोत भी उपलब्ध हैं, क्योंकि इस समय मानव काफ़ी सभ्य बन गया था। और इसमें क्या आता है? इसमें आता है वैदिक संस्कृत के बाद का काल, अर्थात 600 बीसी के बाद की जितनी भी घटनाएं हैं वो सब शामिल हैं ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। समझ गए? अर्थात इतना डिटेल आप ये समझ गए कि पूरा पाषाण काल में क्या आते हैं, सॉरी प्रागैतिहासिक काल में कितने पार्ट होते हैं। तो आप जान गए 3 पार्ट होते हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। फिर आपने देखा आद्य ऐतिहासिक, उसका फीचर आपने देखा कि लेखन कला भी विद्यमान है, पुरातात्विक स्रोत भी विद्यमान है, अपितु लेखन कला को पढ़ा नहीं जा सका। इसमें आपने देखा हड़प्पा और वैदिक संस्कृतियों का समावेश किया गया है। तीसरा आपने देखा ऐतिहासिक काल, अर्थात इसमें लिखित साधन तो उपलब्ध हैं, पुरातात्विक स्रोत भी उपलब्ध हैं, मानव इसमें सभ्य भी बन गया और इसने सभ्यता से बढ़कर आगे कई प्रकार के साम्राज्यों को स्थापित किया। क्लियर? तो अब हम उसी की कहानी को देखेंगे क्रमवार, ताकि आपके मन में वो इमेज बन सके। समझ गए?
जब आप ऐतिहासिक स्रोत पढ़ते हो तो उसमें पुरातत्व तो मिलता है, साहित्यिक भी मिलता है और कई प्रकार के विदेशी स्रोतों का वर्णन मिलता है। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारा एंसेंट इंडिया में जो पहला टॉपिक है वो स्रोतों पर ही है। तो स्रोतों को तो हम काफ़ी डिटेल में एनालिसिस करेंगे ही करेंगे। क्लियर? कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत कौन कौन फीचर्स आते हैं, साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत कौन से फीचर आते हैं, विदेशियों के वर्णन पर कौन से फीचर आते हैं, उन सबको हम काफ़ी डिटेल में और फ्रेम में स्टडी करेंगे। क्लियर? साथ ही हम उसका आपको माइंड मैप और पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। फिर आता है इनका क्रमवार घटनाक्रम, अर्थात हमने वो सारी चीज़ें तो वहाँ पढ़ ली। अब हम देखेंगे कि 20 लाख वर्ष पूर्व से, अर्थात 20 लाख बीसी से 20 लाख ईसा पूर्व से 1200 एडी तक, अर्थात दिल्ली सल्तनत के प्रारंभ तक किस तरह से घटनाओं ने अपना कालक्रम बदला और कैसे उनकी विकास की यात्रा की शुरुआत हुई। क्लियर? तो आप देखते हो पहला है हमारा पूरा पाषाण काल, जिसे 20 लाख ईसा पूर्व से 10,000 बीसी के मध्य डिवाइड किया जाता है। अर्थात इस समय का जो मानव था वो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। उसके पास खाने के लिए खुद का कुछ नहीं था। वो कंद मूल फल फूल पर अपना जीवन व्यतीत करता था और कच्चे मांस का सेवन करता था। क्लियर? ऑलरेडी मैंने आपको एक वीडियो क्लिप भेजी है जिसमें मानव के विकास क्रम की यात्रा को मैंने बताया है। क्लियर? दूसरा है मध्य पाषाण काल। ये है 10,000 बीसी से 6,000 बीसी तक। इसमें मानव ने पत्थर के औजारों का उपयोग करने की शुरुआत की। उन पत्थर के औजार काफ़ी नुकीले होते थे। हालांकि पूरा पाषाण काल में भी वो करता है, लेकिन उन पत्थरों में उतना नुकीलापन नहीं था या उतनी धार नहीं थी। इसीलिए मध्य पाषाण काल के औजारों को आप देखते हो कि उसे माइक्रोलिथ कहा जाता है। क्लियर? इसमें क्या होता है कि मानव ने अग्नि से परिचय पाकर अग्नि का उपयोग करना शुरू कर दिया, और जब अग्नि का उपयोग करना शुरू कर दिया तो वो कच्चे मांस की अपेक्षा अब पका मांस खाने लगा। दूसरी चीज, उसे क्या मिला? उसे सिक्योरिटी मिली। क्यों? आग के माध्यम से वो जानवरों से सुरक्षा कर सकता था। साथ ही ठंडे तापमान में वो अपने आप को उस परिस्थिति में अनुकूल रख सकता था। पांचवा पॉइंट, आप देखोगे कि आग के उपयोग से ही उसने जंगलों को साफ करने की शुरुआत की, अर्थात उसने खेती योग्य जमीन को साफ करने की शुरुआत की। और जब खेती योग्य जमीन की साफ करने की शुरुआत कर दी तो वो काल शुरू हो जाता है नवपाषाण काल। इस काल में मानव खेती की ओर उन्मुख होता है, अर्थात कई ऐसी फसलों को उपजाने की कोशिश करता है। जैसे आप देखोगे जौ है, राई है, चावल है, इन सब की उपज शुरू करता है। और आप बताइए, जब कोई व्यक्ति खेती की शुरुआत करेगा तो वो उन्हीं खेत की देखभाल के लिए वहीं पर रहने लगेगा, अर्थात वो स्थायी निवास बनाने लगे। पहले का मानव कैसा था? पूरा पाषाण काल का घुमक्कड़ था, अर्थात एक पेड़ में फल खत्म हो गया तो दूसरे मोहल्ले वाले पेड़ में चला गया, वहाँ खत्म हो गया तो तीसरे वाले में चला गया। अच्छा, कोई मना इसलिए इन लोगों को नहीं करता था क्योंकि किसी का कोई मोहल्ला ही नहीं था, किसी की कोई सीमा ही नहीं थी, अर्थात सीमा विहीन थे ये सब लोग। तो इनको जहाँ पर कोई मिल जाए वहीं अपना बसेरा बना लेते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण तक आते आते मानव ने स्थायीपन को प्राप्त कर लिया, और वो स्थायीपन परिपक्व अवस्था में पहुंचने लगा नवपाषाण काल में। क्लियर? अब जब उसने खेती की शुरुआत कर ली या जब उसने खेतों का निर्माण करना शुरू कर दिया, जंगलों को साफ करने लगा, तो उसे जानवरों की ज़रूरत पड़ी। जानवरों की जब ज़रूरत पड़ने लगी तो उनको पालने लगा। अब जब उनको पालने लगा तो क्या हुआ? पालने में समस्या ये थी कि इनका वो करेगा क्या? तो उसने देखा कि उनके दूध से उनके अलग अलग पदार्थ बनाने लगा। धीरे धीरे उसने उनका मांस पकाकर खाना, जो पहले से ही खा रहा था, खाने लगा। अब जब पकाकर मांस खाता था तो उसको ये लगता था ये जो हमारा मांस बच गया, मतलब पेट भर गया, तो अब इसे कौन खाएगा? तो इसके लिए उसने शुरू से ही कुत्ते को पाल रखा था। क्यों? कुत्ते को पालने की कई वजह थी, 3 वजह जो सबसे इम्पोर्टेंट। पहला कि कुत्ता इनके वेस्ट हुए खाने को खा लेता था, अर्थात इनकी जितनी भी जूठन बचती थी उसको वो चपाट कर जाता था। दूसरा कि इनको सिक्योरिटी देता था, इनको आगे आने वाले खतरे से परिचित कराता था। चौथा,
ये जब रास्ता भटक जाते थे तो कुत्ते के अंदर ये जानकारी होती थी कि हमें अपने घर में कैसे जाना है। अर्थात ये इनके लिए एक मुसाफिर का भी काम करता था। उस समय गूगल मैप तो होता नहीं था कि आप गूगल मैप में डाला कि हाँ फला मेरी बस्ती कहाँ पे पता चल जाए, तो उसके लिए गूगल मैप का उपयोग किया इन्होंने कुत्ते के माध्यम से। क्लियर। इसीलिए देखोगे कि जो सबसे पहला पालतू जानवर बनाया वो इन्होंने कुत्ते को बनाया। दूसरी बात क्या है कि कुत्ते के अंदर की जो मौलिकता थी या उसके अंदर की जो भावनात्मक समझ थी वो वास्तव में इंसान से मैच करती थी। क्लियर। अब ये मत कह देना कि सर आपने इंसानों को कुत्तों की कैटेगरी में रख दिया, बिल्कुल भी नहीं। कुत्ता बेसिकली इंसान को अच्छे से समझता है। समझ गए। तो आपने नवपाषाण काल तक की घटना को देख लिया। नवपाषाण काल को 6000 बीसी से 3000 बीसी या 2500 बीसी तक माना जाता है। अब जब नवपाषाण काल की यही बस्तियां धीरे धीरे यहाँ पर एग्रीकल्चर होने लगा, धीरे धीरे यहाँ पे पशुपालन होने लगा, तो हुआ क्या कि उन एग्रीकल्चर में नई तकनीक और नए इनपुट्स के उपयोग से एग्रीकल्चर की फसल में बढ़ोतरी होने लगी। जब उस फसल में बढ़ोतरी होने लगी तो क्या हुआ कि उस फसल के अधिशेष से लोगों ने सोचा कि इस ये अब इतनी उपज हो ही गई है तो अब हम क्यों 10 लोग पूरे परिवार या पूरा समुदाय क्यों मिलकर लगा हुआ है। एक काम करो कि जब हम 2 लोग मिलकर इतनी फसल उपजा ही लेते हैं तो 8 लोग बाकी के बाकी कोई और काम करो। जैसे आपके घर में पापा मम्मी अगर कोई काम करते हैं तो आप भी उस काम में संलग्न हो जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं। आपके मम्मी पापा क्या कहेंगे कि बेटा आप जाकर पढ़ाई करो, आप जाकर आईएएस की तैयारी करो। ये कब कह रहे हैं? जब उनके पास इतने संसाधन हैं कि वो अपने घर का खर्च चला सकते हैं। अब जब उन्होंने आपसे कहा कि आप पढ़ाई करने जाओ या आप पढ़ाई करो, अर्थात कृषि के इतर आप कुछ करो। जब आप कृषि के इतर करोगे तो क्या करोगे? पढ़ाई करोगे। उस समय तो पढ़ाई का इतना ड्रामा होता नहीं था, ना उन बच्चों को इतना मारा पीटा जाता था कि पढ़ क्यों नहीं रहे हो। समझ गया। तो हुआ क्या कि जब उनसे कहा गया कि आप कृषि के इतर कुछ कार्य करो तो लोगों ने सोचा अच्छा आपको हल की ज़रूरत पड़ती है, आपको बैलगाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, आपको कई प्रकार के बच्चों को खेलने के खिलौनों की ज़रूरत पड़ती है, तो क्यों ना पापा हम खिलौनों की दुकान ओपन कर लेते हैं, क्यों ना पापा हम बढ़ईगिरी का काम कर लेते हैं, क्यों ना पापा हम मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने लगते हैं। तो इससे क्या हुआ? इससे शिल्प उद्योग धीरे धीरे प्रमोट हुआ। ये व्यवस्था देखो, ऐसा नहीं था कि ये एक दिन में सब कुछ बन गया या एक दिन में इन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। एक दिन की कोई घटना नहीं थी, कई वर्षों का परिणाम था। आप देखो ना, 20 लाख वर्ष, अभी आपके जन्म के 25 वर्ष हुए और आपने इतनी जिंदगी देख ली। मतलब आपने जब आए थे इस धरती पर तब मोबाइल फ़ोन कितना कम प्रचलन में था और आज आप देख रहे हो कि मुंह से बोलोगे मोबाइल अपना काम करने लगेगा। समझ सकते हो। तो अब 20 लाख की बात देखो और 10,000 की बात देखो, 6,000 की बात देखो, 3,000 की बात देखो, सोच सकते हो कितनी धीरे धीरे या आप कह सकते हो कितना मंद गति से विकास प्रक्रम बढ़ रहा था। क्लियर। जब शिल्प को इन्होंने धीरे धीरे प्रमोट करने की शुरुआत की तो हुआ क्या कि इनका शिल्प काफ़ी धीरे धीरे उन्नत होने लगा। इस शिल्प के उन्नतीकरण ने क्या किया कि इन लोगों से कहा कि ऐसा करो कि अब ये अपने घर में तो प्रोडक्शन इतना हो ही जा रहा है और इस प्रोडक्शन का हम अपने घर में तो इतना उपयोग कर ही ले रहे हैं, तो एक काम ये कर सकते हो कि इस शिल्प को अब पड़ोसियों के मोहल्लों में, क्योंकि सब जगह बस्तियां बस रही थी, धीरे धीरे सब लोग अपनी बस्तियां बसा रहे थे और सब लोग भी यही काम कर रहे थे, तो इनसे कहा गया कि आप अपने पड़ोसियों को जाकर ये सारा का सारा शिल्प बेच दो। इससे क्या होगा? इससे अर्निंग होगी, पैसा आएगा। अब पैसा यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली थी। अर्थात इनके पास मान लो कोई मदिरा है, इनके पास कोई फ्रूट्स है या इनके पास कोई अदर प्रोडक्शन है, कोई जानवर है, तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम आपके लिए एक बैलगाड़ी बना के दे देंगे, आप हमें एक करना ये जानवर एक जोड़ी हमें दे देना। समझ गए। तो वो उससे क्या करेंगे? उनकी एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो ऐसे इन्होंने वस्तु विनिमय प्रणाली अपनाई। जब इन्होंने ये अपनानी शुरू की तो इनका भी एक समय तक जी भर गया कि भाई अब हम कितनी बैलगाड़ी आपसे खरीदें, अब हम कितनी मूर्तियाँ आपसे लें, अब हम कितना आपसे मतलब खिलौनों को परचेज करें।
तो इन लोगों ने सोचा अरे यार मज़ा नहीं आ रहा, एक काम करते हैं ना, ये तो सब कस्टमर हमारे हो ही गए, अब इनसे बाहर निकलते हैं। सोचो उस समय के मानव के अंदर निडरता कितनी रही होगी, कितना उसके अंदर साहस रहा होगा कि वो अपनी सीमाओं के बंधन से निकलकर विश्व के अलग अलग देशों की ओर जाने को उन्मुख हुआ। किस लिए? अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने शिल्प को प्रमोट करने के लिए। और जब वो इन सीमाओं से निकला और बाहर के पड़ोसी देशों में जाने लगा, पड़ोसी राज्यों में जाने लगा, तो इससे क्या हुआ? इससे व्यापार बढ़ने लगा। और आपको पता है कि यहाँ की लोकल चीज़ जब बाहरी देशों में जाने लगी, उनको पसंद आने लगा यूनिक चीज़, तो क्या हुआ? लोगों में ट्रेड बढ़ने लगा, यहाँ से और भी ज़्यादा संपन्नता आने लगी, और भी ज़्यादा पैसा आने लगा। तो ये लोग काफ़ी संपन्न हो गए। और जब ये संपन्न हो गए तो इन्होंने कहा पापा ये कच्चा मकान हटाओ। जैसे आप लोग आईएएस से बन जाओगे तो क्या करोगे? आप जिस मकान में रहते हो उसी मकान में थोड़ा ना रहोगे, उस मकान में आप संगमरमर के पत्थर लगवाओगे, काफ़ी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ को यूज कराओगे। जितना ज़्यादा आप पैसा कमाओगे उतना ज़्यादा उसको बेहतरीन बनाओगे, आलीशान बनाओगे। तो वही चीज़ इन्होंने भी कहा कि भाई पापा अब समृद्धि आ रही है, एक काम करते हैं, अब हम अपने मकान को अच्छा बनाते हैं। और इस अच्छे के चक्कर में ऐसा तो था नहीं कि वो एक ही दुकानदार गया था, कई सारे लोग गए थे। सबने अपने मकान अच्छे अच्छे बनाने लगे। सबने कहा एक काम करते हैं, हम लोगों को जिंदा रहना है ना, तो इसलिए साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान रखना है। एक काम करते हैं, हम लोग अपनी पक्की नालियाँ बनाते हैं, हम लोग पानी के लिए अपने घर में ही कुएँ बनाते हैं। अर्थात ये सब कैसे हो रहा था? इकोनॉमी ने इनको प्रेरित किया, क्योंकि इनकी इकोनॉमी संपन्न हो गई। तो उस इकोनॉमी ने इनको इस बात के लिए प्रमोट किया कि भाई साहब आप अब नगरों का निर्माण करो। और इन्हीं नगरों के निर्माण से इन लोगों ने क्या कहा कि अब हम लोग अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे ड्रेसअप में रहेंगे, अच्छी हेयर स्टाइल बनाएंगे, हम लोग अपने आप को उच्च कुल का मानेंगे, हम इस गांव में अब नहीं रहेंगे, हम दिल्ली या बेंगलुरु जैसे सिटी में रहेंगे। तो इन्होंने क्या कहा? उसको नगरीकरण। अर्थात इन्होंने अपने आप को सिविलाइज बनाया, इन्होंने अपने आप को कल्चर से सिविलाइज कर लिया, अर्थात संस्कृति से सभ्यता में तब्दील कर दिया। क्लियर? और इसी संस्कृत से जब सभ्यता में तब्दील हुए ये, तो वहीं से शुरुआत हो गई किसकी? हड़प्पा सभ्यता की। और वो शुरुआत थी 2500 बीसी से 1700 बीसी तक। हड़प्पा सभ्यता को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, उस पर हम डिबेट करेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि वहीं की जो क्षेत्रीय संस्कृतियाँ हैं वहीं डेवलप हुई, और ये काफ़ी मान्य तर्क है कि हमारे यहाँ की जो क्षेत्रीय संस्कृतियाँ थीं, चाहे कुल्ली हो, चाहे आहार हो, चाहे गिलंद हो या माकन हो, सॉरी माकन नहीं, चाहे गिलंद हो, इन सब ने मिलकर हमारी बड़ी से बड़ी सभ्यता को डेवलप किया। आप समझ सकते हो कैसे विकास क्रम ने डेवलप किया। आप खुद देखो कि एक समय नोएडा में जंगल हुआ करते थे। क्लियर? आप न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया है ना, उसका पूरा नाम नोएडा का, तो नोएडा में उस समय जंगल होते थे। हरियाणा में गुड़गांव उस समय बिल्कुल जंगल हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे इकोनॉमी की समृद्धि ने उनको डेवलप कर दिया ना, और आज वो हाईटेक सिटी बन गए। वहाँ रहने वाले लोग मंगल ग्रह से थोड़ा ना आए, हमारे जैसे ही गांव के गंवार लड़के वहाँ पे जाते हैं और अपने आप को समझते हैं कि जैसे वो अमेरिका से आए हुए कोई उड़न पक्षी हैं। समझ गए? हाय हेलो हाउ आर यू, डोंट ईट दिस फूड, ये चीज़ें क्या हैं? ये यानी कि उनके बिहेवियर को चेंज किया। क्यों चेंज किया? क्योंकि उनकी इकोनॉमी की जेबें भर गईं। समझ गए? तो ऐसे ही आप समझो कि हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। आपने देखा होगा नोएडा एक दिन में तो नहीं बस गया, या 10 दिन में तो नहीं बस गया, या अब बस के कंप्लीट नहीं हो गया, अभी भी उसका विकास जारी है, अभी भी उसमें नई हाईटेक सिटी और बनने जा रही हैं। आप गुजरात की गिफ्ट सिटी देख लो कि नई टेक्नोलॉजी के बेस पे बनाई जा रही। कई सारी ऐसी सिटी हैं जिनको डेवलप किया जा रहा है। समझ गए? तो समय लगा हर चीज़ में। आप मंगल ग्रह का जब नाम सुनते हो कि मंगल ग्रह पे एलॉन मस्क साहब बस्तियां बसाएंगे, वो क्यों नहीं कहते कि नगर बसाएंगे? नगर क्योंकि बसने के लिए समय चाहिए, बस्तियों के लिए शुरुआत चाहिए। समझ गए? और बस्तियां हम पहले बसा के देखें तो हम रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। तभी हम यहाँ से सीमेंट और मोरम और गिट्टी लेकर जाएं, तब जाकर मंगल ग्रह पर बसाएं। नहीं तो बेचारा एलोन मस्क की रॉकेट में कितनी गिट्टी वो ले जा सकता है, ये कितनी मोरम सीमेंट ले जाएगा और कितने मजदूर ले जाएगा। समझ गए? तो ये भी तो एक समस्या है। फिर आता है 2500 बीसी से 1700 बीसी के तक
हड़प्पा सभ्यता का पतन हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हुआ, उसके पीछे के क्या कारण थे, उनको हम डिटेल में हड़प्पा में पढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद के 200 वर्षों का इतिहास अर्थात 1700 से लेकर 1500 तक का इतिहास अभी तक इतिहासकारों को नहीं पता है, उसमें डिबेट है। क्लियर? क्यों डिबेट है? क्योंकि जब पता ही नहीं है तो हम कहाँ से बता सकते। उसके बाद शुरू होती है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को मूलतः 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक है ऋग्वैदिक काल, एक है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को मूलतः 1500 से लेकर 1000 बीसी तक और उत्तर वैदिक काल को मूलतः 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक में डिवाइड किया जाता है। क्लियर? अब इन डिवाइड के पीछे के कारण क्या हैं उनको हम आगे पढ़ेंगे जब इन टॉपिक में डेप्थ में जाएंगे। समझ गए? ऋग्वैदिक काल में तो समाज जो था, वहाँ की जो व्यवस्था थी वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते उसमें जटिलताएं आने लगीं। उन जटिलताओं ने उन समाज को कर्म कांडों के दुष्चक्र में फंसा दिया। तो उन दुष्चक्रों से निकलने के लिए कई सारे आंदोलन उभर कर आए या कई सारे अन्य संप्रदाय उभर कर आए जो उन ब्राह्मणवादी विचारों पर कुठाराघात करने लगे, अर्थात वो उनको काउंटर करने लगे। और उन्हीं काउंटर की दिशा में बौद्ध और जैन आंदोलन बनकर उभरता है। ये क्यों उभरता है, इसके पीछे का क्या कारण है, लोहे की अपनी क्या भूमिका रही, उन सब सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ेंगे। समझ गए? फिर आप देखोगे कि इन्हीं आंदोलनों ने और यहाँ पर लोहे की खोज ने जो ऋग्वैदिक काल का जन्म होता था, उत्तर वैदिक काल में जब जनपद बन गया तो उन्हीं जनपदों ने, छोटे छोटे जनपदों ने आपस में इकोनॉमी को बूस्ट करके, क्योंकि गंगा के मैदान में थे तो उपज काफ़ी ज़्यादा होती थी, उन्होंने क्या किया, आपस में मिलकर क्षेत्रवादी या साम्राज्यिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देकर कई सारे छोटे छोटे जनपदों को आपस में मिला लिया। और कई सारे जब छोटे छोटे जनपद आपस में मिल गए तो वो टोटल बनते हैं 16 महाजनपद। और इन्हीं 16 महाजनपदों में से जब इन 16 की आपस में लड़ाई होती है, क्योंकि वही होता है ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि तुम लड़ो हम लड़ें, लड़ के देखते हैं कौन बचता है। तो जब इनमें 16 की 16 में आपस में लड़ाई होती है तो जो जनपद निकल कर आता है वो 4 जनपद होते हैं और उन्हीं जनपद में से उत्कर्ष होता है मगध का। क्लियर? मगध ने समय रहते धीरे धीरे करके उन शेष महाजनपदों को पराजित कर दिया और उन सब को अपने में शामिल कर लिया। क्लियर? अब जब वो ऐसी प्रोसेस अपना रहा था मगध, जिसमें बिंबिसार के बारे में आप पढ़ते हो, अजातशत्रु के बारे में पढ़ते हो और अंतिम शासक घनानंद के बारे में पढ़ते हो, तो उसी समय कई सारे विदेशी आक्रमण भी इंडिया में होने लगे, जिसमें हखामनी वंश की हम बात करें, ईरानियों की बात करें, यूनानियों की बात करें, और यूनानियों में विशेष तौर पर किसका, सिकंदर की अगर बात करें तो वो वास्तव में मगध साम्राज्य के अंतिम पड़ाव पर ये वो भारत में आता है और युद्ध करने की कोशिश करता है। किंतु कई ऐसे कारण थे जिस कारण वो भारत से वापस हो जाता है, उसे हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे भी हमने अपनी पर्सनैलिटी की सीरीज़ में सिकंदर को डिटेल में एनालिसिस कर लिया है, लेकिन हम यहाँ फिर से अपना एक डिटेल कवर करेंगे। क्लियर? और विदेशी आक्रमण का टाइम पीरियड कितना है, 400 बीसी से 323 बीसी। 323 बीसी में मगध साम्राज्य के अंतिम शासक घनानंद को हराकर या उसकी हत्या कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है, जो कि चाणक्य के नेतृत्व में चंद्रगुप्त के द्वारा की जाती है। इस मौर्य साम्राज्य में कई सारे ऐसे प्रतापी राजा हुए, स्वयं चंद्रगुप्त की बात हो या बिंदुसार की बात हो या फिर आप अशोक की बात देख लो, इन सब ने उस समय का विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाकर रख दिया, जो कि काबुल से लेके बंगाल तक, असम से लेके आप नीचे साउथ इंडिया के कुछ एक राज्यों को अगर हम छोड़ दें दक्षिण के, तो वहाँ तक सीमांकित था। क्लियर? लेकिन मौर्य साम्राज्य की परिपक्वता तो हो गई, उसकी उच्च शिखरता तो हो गई, लेकिन उसमें अयोग्य शासकों ने उस साम्राज्य की इतनी बड़ी भव्यता को संभाल नहीं सके और वो साम्राज्य पतन का शिकार हो गया। उस पतन के बाद वहीं के एक सेनापति जिसका नाम था पुष्यमित्र, उसने मौर्य साम्राज्य का पूरी तरह से खात्मा कर एक नए वंश की शुरुआत की, शुंग वंश। वास्तव में अब जो काल आएगा
तो ब्रॉड लेवल पर तो वो है मौर्योत्तर काल, लेकिन उसमें कई सारे छोटे छोटे राजवंश आते हैं। छोटे छोटे राजवंश क्यों? क्योंकि ये सब आपस में ही लड़ झड़ कर बने थे। अर्थात कहा नहीं जाता है कि आप जो अपने पूर्वजों के साथ करोगे वही चीज़ें आपको भी अपने बच्चों के द्वारा मिलेंगी। क्लियर? तो वही इनके साथ हुआ कि मौर्यों को पराजित करके या मौर्यों को धोखा देकर स्वयं पुष्यमित्र शुंग ने शासन की स्थापना की। लेकिन आगे चलकर इन्हीं की सेना में से फिर एक व्यक्ति आता है और वो इनको पराजित करता है और अपने एक नए वंश की स्थापना करता है, आंध्र सातवाहनों की। क्लियर? जो कि 154 एडी तक भारत में राज करते हैं। मौर्योत्तर काल का पूरा टाइम पीरियड आप जानते हो, मैंने आपको बताया कब से कब तक है, 184 बीसी से लेकर 319 एडी। आप समझ गए ना 319 एडी का क्या मतलब हुआ? कि लगभग 200 बीसी से 300 एडी तक, यानी कि 500 वर्षों के इतिहास की बात हमसे कर रहा है। कई बार प्रश्न आपसे ऐसे पूछता है कि 200 बीसी से लेकर 300 एडी तक में आप बताइए कि किस प्रकार का व्यापार वाणिज्य था, तो आप वहाँ कंफ्यूज हो जाते हो। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि वास्तव में वो आपसे मौर्योत्तर काल की टाइमलाइन के बारे में पूछ रहा है। क्लियर? फिर आती है बात आंध्र सातवाहनों की। इसमें कई सारे आपको शासक मिलेंगे, चाहे वो गौतमीपुत्र सातकर्णी हो, चाहे उसमें वशिष्ठिपुत्र पुलमावी हो। ये कई ऐसे शासक थे जिन्होंने इस राजवंश को काफ़ी प्रमोट किया। हालांकि सिमुक के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, हम उसका अध्ययन करेंगे। फिर कई सारे उसी समय फिर से विदेशी आक्रमण होते हैं, जिसमें आप इंडो ग्रीक के बारे में सुनते हो। कई शक आते हैं, हिंद पार्थियन आते हैं जिनको पहलव बुलाते हैं, और फिर कुषाण आते हैं। आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है प्रीलिम की दृष्टि में कि यूनानी, ईरानी, इंडो ग्रीक, शक, हिंद पार्थियन या कुषाण, इनको बढ़ते हुए कालक्रम में लगाइए। तो आप कहोगे सर ये सभी के सभी कालक्रम में ही हैं। समझ गए? तो इसीलिए मैंने इनको क्रम वाइज कर दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये तो रही बात उत्तर भारत की राजनीति की। इसी समय दक्षिण भारत में संगम युग के नाम से, अर्थात 100 एडी से 250 एडी तक का एक काल था, जिसमें कई प्रकार के संगम साहित्यों की रचना की गई। ये संगम युग वास्तव में पांड्य राजवंशों के नेतृत्व में हुआ था, और उसी समय वहाँ पर 3 राजवंश उभर कर आए थे, चेर, चोल और पांड्य। क्लियर? तो ये भी हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। जब इतनी चीज़ें हमने देख ली, अर्थात हमने दक्षिण का भी देख लिया, तो हमें फिर से उत्तर की ओर आना पड़ेगा। और उत्तर में जब हम देखते हैं तो मौर्योत्तर काल के बाद जो फिर से एक मजबूत साम्राज्य की स्थापना होती है वो है गुप्ता पीरियड। गुप्ता काल की खास बात है कि ये 319 एडी से लेकर 454 एडी तक का एक काल था। अब आप समझ रहे हो ना, अब हम एडी पे चल रहे हैं, बीसी पे नहीं चल रहे, और आप इसका मतलब भी समझ गए होगे। लेकिन उसी समय गुप्तों के अंत तक आते आते एक कोई योग्य शासक न होने की वजह से, खासतौर पर कुमार गुप्त के बाद आप देखोगे कि उतने योग्य शासक नहीं बचते हैं। तो क्या होता है कि हूणों का आक्रमण होता है, और उन हूणों ने ऐसा आक्रमण किया कि गुप्त साम्राज्य का पतन ही हो गया। और गुप्तों के पतन के बाद जो साम्राज्य बचा या जो क्षीण हुआ साम्राज्य रह गया वो कहलाता है गुप्तोत्तर काल। इस काल को 600 से 800 एडी के मध्य तक डिवाइड किया जाता है। आपको एक काल नहीं पढ़ने हैं। क्लियर? तो आपने इतनी सारी चीज़ें देख ली। गुप्त काल तक की कहानी ही वास्तव में एंसेंट इंडिया का पार्ट है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम पूर्व मध्यकाल तक की स्टोरी को पूरा कंप्लीट करेंगे ताकि आप मध्यकाल को अच्छे से समझ सकें। लेकिन हम इस वीडियो में आपको केवल गुप्त काल तक की ही स्टोरी बताए हैं, या गुप्तोत्तर काल तक की अभी स्टोरी बतानी शेष है। उसे हम अपने सेकेंड पार्ट में बताएंगे, और उसमें हम न केवल आपको गुप्तोत्तर की कहानी बताएंगे, न केवल आपको पूर्व मध्यकाल की कहानी बताएंगे, बल्कि हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से मुगल सत्ता का समापन हुआ। क्लियर? तो उम्मीद है आपको इस हमारे पहले पार्ट में इतिहास की एक व्यापक समझ मिली होगी। आपको ये समझ में आया होगा कि वास्तव में इतिहास में कितने पार्ट्स हैं और इन पार्ट्स को हमें किस तरीके से अध्ययन करना चाहिए। क्लियर? तो मिलते हैं अपने दूसरे पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।